अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रिगेडियर इशफाक हसन अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप मुनासिब समझें तो इसको बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और सही पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनके सामने लाया जा सके। इस वीलॉग में मैं बात करूंगा जो पहले 3 वीलॉग बना चुका हूं कि इन फ़ौज को बदनाम करने का या फ़ौज को गालियां देने का या फ़ौज की हर चीज़ पे बैशिंग करने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कौन लोग कर रहे हैं। देखें, ऑब्जेक्टिव बड़ा वाज़ेह है कि फ़ौज को सब्सिडाइज करना, डिस्क्रेडिट करना, डिसकनेक्शन एंड गल्फ क्रिएट करना बिटवीन द फौज एंड मैसेज और फ़ौज की अहमियत को कम करके डिसक्रेडिट करके उसकी पोटेंसी को कम कर देना ताकि उस पर ओवरकम उसको किया जाए, उससे अपने मकसद के जो ऑब्जेक्टिव हासिल किए जाएं। ये चीज़ कौन चाहता है, कौन चाह सकता है? आप देखें कि अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर में जाएं तो अरब स्प्रिंग जो थी उसमें जो 6 ममालिक थे, उन 6 अरब ममालिक में से 2 जो दूसरे थे उसमें ईरान भी शामिल था और पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल था। पाकिस्तान में उन्होंने डिफरेंट स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स अपनाई। उसकी रीज़न ये है कि यू आर इक्विप्ड विद द न्यूक्लियर वेपन्स और आपकी फ़ौज बहुत तकड़ी है, हैवी है एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज बिटवीन द फौज एंड द मैसेज। तो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि वो बॉन्डेज जो है फ़ौज और मैसेज का उसको तोड़ दिया जाए और मैसेज के ज़हन में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत भर दी जाए ताकि फ़ौज डिसक्रेडिट हो जाए और फिर उसके बाद जो भी रजीम अपनी मर्ज़ी का वो लेके आते हैं, फ़ौज चूँकि रजिस्ट नहीं कर पाएगी उसके सामने, तो उससे अपने मर्ज़ी के ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए जा सकें। मेरी नज़र में जो लोग ये चाहते हैं उनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आप उनको जानते हैं। इंडिया है, अफ़गानिस्तान की पुरानी गवर्नमेंट्स हैं, इज़राइल है और आपके कुछ और दुश्मन हैं। इंटरनली उन्होंने जिन लोगों को साथ मिलाया हुआ है, ये इंटरेस्ट जो है ना दोनों का कन्वर्ज कर गया हुआ है। जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनका एक ऑब्जेक्टिव तो ये है टू डिस्क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी सो दैट टू सॉफन अप इट्स स्ट्रेंथ और फ्यूचर में इससे मर्जी के फैसले करवाए जा सकें। दूसरा ये है टू रोल बैक और स्लैम और स्लैप द सी पैक बिकॉज द फौज इज़ अ गारंटी एंड श्योरिटी फॉर दैट। तीसरा टू गेट कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स एंड चौथा जो है वो बड़ा वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है टू गिव देम एक्सेस ऑन अफ़गानिस्तान। And of course, the last but not the least, the most important one is to ask the Pakistan to recognize the Israel. These are the 5 major objectives of the international powers. इसको अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ ऑब्वियसली लोकल पावर्स को साथ मिलाया है, जैसे अरब स्प्रिंग में किया है। लोकल पावर्स आर द सम पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, दोज हु आर स्टैंडर्ड एंड अंडर लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ देयर करप्शंस। और ये जो अंदरूनी लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं बाहर वालों के साथ, उनका एजेंडा क्या है? उनका नंबर 1 एजेंडा तो ये है कि फ़ौज को कमज़ोर करना है ताकि फ़ौज को पुलिस की तरह इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद फ़ौज में चेंजेस लेके आने, जिसका दावा फजल रहमान सर अभी कर चुके हैं कि हम फ़ौज के अदारे में चेंजेस लाएंगे, उनके कारोबारों को ख़त्म करेंगे, फ़ौज को वीक करेंगे और उनकी जो पावर हैं उनको रिड्यूस करेंगे। ये दूसरा बड़ा एजेंडा है, वो वीक करने की मुतरादफ है। तीसरा एजेंडा उनका क्या है कि जो नए चीफ आर्मी स्टाफ हैं उनको अपनी मर्ज़ी से लाएं, उनको काबू रखें और उनको कमज़ोर करके अपने अंडर कमांड रखें। चौथा एजेंडा ये है कि जो करप्शन के केसेस उन पे हुए हैं, पावर में आके उनसे जान छुड़ाई जाए और नए पावर सेंटर जो हैं वो बनाए जाएं, नई अपॉइंटमेंट की जाएं और अपनी मर्ज़ी की जाएं, उनसे अपने मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएं, नए जज भर्ती किए जाएं जो अगले 15-20 साल 25 साल उनके काम आ सकें।
ये इनका एजेंडा है अंदर वालों का। तो बार्गेन आपस में है कि वो बाहर वाली ताकतें इनको ताकत में, पावर में लेके आएंगी। ये अंदर वाली ताकतें जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी को कुछ लोग हैं, कुछ बहुत लायर्स हैं इसके बीच में जो कनेक्टेड हैं आपस में बड़ा स्ट्रांगली, और इनके अपने मफादात हैं उसमें। तो इनको पावर में लाया जाए और इनसे वो 5 ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाए। इनका ये है कि हम वो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करवा देंगे, हमें पावर में लेके आए, बट पावर में जब आप लाएंगे तो फौज अगेन विल बी स्टैंडिंग इन बिटवीन अस एंड योर ऑब्जेक्टिव, देयरफॉर सब्सिडाइज एंड डिस्क्रेडिट द फौज। तो ये एक ड्राइव चल रही कैलकुलेटेड कि फौज को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात समझें कि एक ट्रेटर, एक गद्दार पूरी फौज को, पूरी कौम को शिकस्त दिलवा सकता है, बजाय एक पूरी फौज फतह हासिल करे। तो उसको पहचाने। मैं गद्दार नहीं करूँगा, सारे मुहिब वतन हैं, लेकिन भटके हुए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। नेल्सन मंडेला कहता है ना, अपनी किताब में लिखता है कि नेशन बिफोर सेल्फ, पहले नेशन बाद में सेल्फ। ये कहते हैं पहले सेल्फ है बाद में नेशन। मैंने पहले लोग देखे हैं जो अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत के दावे करते हैं लेकिन दौलत उठा के बाहर ले गए हुए हैं, बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, बाहर काम कर रहे हैं, बच्चे सारे बाहर भेज दिए हुए हैं, अंपायरें खड़ी कर ली हैं, कोई मिडल ईस्ट में, कोई यूके में, कोई कहाँ पे। पहले लोग हैं मैंने जो देखा है कि जरदारी साहब हैं बकौल डॉक्टर शायद मसूद के, कि उनके कारोबार के 4 बड़े जो पावर सेंटर्स हैं वो चारों हिंदुओं के पास हैं, वो उनको संभाल लें, वो पाकिस्तानी रखने के लिए तैयार नहीं है। पहले पॉलिटिशियन जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में सारे हिंदू झोंके हुए थे, जद्दा में भी, यहाँ भी, आगे पीछे भी, वो पाकिस्तान को लेने के लिए तैयार नहीं है। बिजनेस करते हैं तो हिंदुओं के साथ करते हैं, पाकिस्तान की सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग ये हैं सारे के सारे जिनको पाकिस्तान की फ़ौज और शहीद के नाम से शायद नफ़रत है। अगर ये वाला मामला है तो फिर तो पाकिस्तानियों आपको जजमेंट कॉल लेनी चाहिए कि या तो इनको ठीक कर लें, इनकी हिदायत के लिए हम दुआ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैंने हारून रशीद साहब का क्लिप सुना, वो कहते हैं कि इनको फ़ौज के नाम से और आर्मी से नफ़रत है, और इनका इंक्लाइन टुवर्ड्स जो है वो टोटली इंडिया की तरफ है, नवाज शरीफ साहब का। और फिर वो फरमाते हैं कि आप उनका क्लिप सुनिएगा अभी, उसमें देखिए क्या क्या वो बातें करते हैं इसके बारे में, कि मोदी के पास चले गए, उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को नहीं मिले, कुलभूषण का कभी नाम नहीं लिया, जंदाल को एंटरटेन किया बगैर वजह के, उसको कहा जी आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका ले जाए केस, हम वहाँ पे लिप सर्विस देंगे और ये छूट जाएगा। मोदी को घर बना लिया, पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे दिया जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुना गया। पाकिस्तान के दुश्मनों से इंग्लैंड में बैठ के मिलते हैं, अफ़गानिस्तान के उस NSA से मिलते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करता रहा है, हामिद करज़ई से मिलते हैं, इंडियन एम्बेसडर से मिले, फ़िल्म चलती रही, यहाँ पे क्लिप चलता रहा है। तो ये क्या मोहब्बत है पाकिस्तान की? नहीं है, ऑब्जेक्टिव की मोहब्बत है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की मोहब्बत है। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जो बयान दिए हैं वो हिस्ट्री में कभी नहीं दिए गए, ये उसी एजेंडे का हिस्सा कि डिसक्रेडिट करना है फ़ौज को। फिर कहा फ़ौज को कि बगावत कर दें, अपने सीनियर अफसरों के ख़िलाफ़ उनका हुक्म मत माने। यहाँ तक हो सकता। ये सारा जो एक एजेंडा है डिज़ाइंड, वो मिल के एक सोशल मीडिया टीम रखी हुई है। कभी कहते हैं जजीरे बना लिए, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, कोई बंदा आ जाए बताए किसी जनरल का कहीं जगह पे जजीरा है, तोहफा कर देंगे, उसको गिफ्ट कर देंगे। इतनी ज़्यादा फैब्रिकेटेड न्यूज़, और गवर्नमेंट कोई इस पर एक्शन नहीं ले रही है। कौन एक्शन ले? फ़ौज को बोलने की इजाज़त नहीं है और गवर्नमेंट चुप करके बैठी हुई है। कौन दफा करेगा फ़ौज का? आपने करना है पाकिस्तानी फ़ौज का दफा। वो सारी एक टीम बैठी, कोई सोशल मीडिया पे हमें कोई इजाज़त नहीं आने की, हम रिटायर्ड हैं, हमारा कोई नुक्ता नज़र नहीं है, हमें कुछ कहने की इजाज़त नहीं है। कोई नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात नहीं करता। इंडिया, आप USA में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, हमारे मुल्क में नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात होती है और उनको कोई पूछने वाला नहीं है।
और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ये कम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया की पूरी टीम है, कोई एक ट्वीट कर दें, मैंने गलती से एक ट्वीट कर दिया, 250 बंदों ने गालियां निकाली हैं मुझे और मेरी फैमिली को, वो गालियां जो देखने के काबिल नहीं है। और जब मैंने तहकीक की तो पता लगा कि उनमें से बहुत सारे अकाउंट होल्डर जो हैं उनको मरियम नवाज शरीफ फॉलो कर रही हैं। मतलब क्या हुआ कि वो सारी जीनी के नेटवर्क है, इनके कहने पे ये काम हो रहा है। फिर नारा लगवाया वहां पे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है मरियम नवाज साहबा ने, अपनी फौज को ये करवा रहे हैं। और हम चुप करके बैठ के, गवर्नमेंट भी सुन रही है, हम भी सुन रहे हैं। फौज जो इतने महाजों पे उलझी हुई है, उसको इंटरनली भी आप धमका रहे हैं, उसको एक्सटर्नली भी आप धमका रहे हैं, दूसरों के साथ मिलकर भी कहां मुकाबला करें हम? एक्सटर्नल फोर्सेस के ऑब्जेक्टिव को हम रोकें या इंटरनल फोर्सेस के थ्रेट को हम रोकें? बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, इसको पहचाने। इसमें सहाफ़ी भी हैं जो कहते हैं इनके टैंकों को जंग लग गए हैं, जो कहते हैं ये बेगैरत हैं। इनमें वो कुर्द जैसे वो वकला भी हैं। वो एक डिजाइंड इज्तिमा था जिसमें एक मुजरम को लाया गया कि आप यहां पे तकरीर करें, और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वहां उनके सामने स्लेव करके बैठा दिया गया। और वहां पे कुर्द साहब कहते हैं एक जनरल एक जनरल एक जनरल, गर्दाने उन्होंने की इतनी ज्यादा। वहां ये भी गर्दान करते कि एक फाइजी था जिसने करप्शन की और करप्शन के सबूत नहीं दिए और जजेस से गलत फैसला ले लिया। वहां पे ये भी गर्दान करते आप कि एक नवाज शरीफ, एक शरीफ फैमिली जिसको 1 घंटे में बेल मिल जाती है। वहां ये भी गर्दान करते कि एक मरियम नवाज शरीफ जिसको बेल दी है अपने वालिद की इजाजत के लिए, वो अभी तक बाहर फिर इसको कोई अंदर भेजने वाला कोई मौजूद नहीं है। वो किस्सा ही खत्म हो गया कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जितने भी बने हुए थे, बेंच बने हुए, तो सारे पुराना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वाला तोड़ के चला गया और उन जजेस की पोस्टिंग करके चला गया। वहां वो भी शोर मचाए कुर्द साहब कि शहबाज शरीफ को 1 दिन में बेल मिल गई, बाहर जाने की इजाजत भी दे दी गई। वहां ये भी शोर मचाए कि एक मुजरम को पाकिस्तान से यहां से निकाल के बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। जहां कितने बैठे, खोल दें जेलों की दरवाजे, खोल दें, बंद कर दें ये थाने सारे, चलने दें निज़ाम आपस में, फिर लोग खुद फैसला करें, ले जाएं दुनिया पाकिस्तान को उस निज़ाम में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से पहले दुनिया का निज़ाम था। लड़ाई मार कुटाई की हर चीज़ जंगो जदल में होगी, कोई फैसला बातचीत से या कानून के मुताबिक नहीं होगा। जब वो थक गई थी दुनिया इस बात पे, फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुई थी। ये सारा कुछ करें आप, फिर पूछें, शोर मचाएं इफ्तिखार चौधरी का कि वो इफ्तिखार चौधरी जिसके आपने बड़े नारे मारे थे और बाद में आपने कहा जी मैं ज़िंदगी भर पछताता रहूँ कि हमने गलत काम किया, कि उसने इस डिक्को डिक का फैसला करके पाकिस्तान की पीठ में छुरा क्यों गौंपा। पूछें इनसे वहाँ शोर मचा के कि जस्टिस कयूम को ये फ़ोन करते रहें, और बुलाएं जस्टिस कयूम की भी चीखें मारें वहाँ पे, बुलाएं सैफुर रहमान की भी चीखें वहाँ पे मारें। एक जनरल नहीं, ये पूरा माफिया की चीखें मारे वहां पे। समझ नहीं आती कि आपको फौज और शहीद के नाम से नफरत क्यों है। डेली इतने शहीद होते हैं, कोई कंडोलेंस नहीं आता। इस माफिया का कोई एक बंदे को नजला जुकाम हो जाए तो सारी पीडीएम आके चली जाती है उसके पीछे। कुछ शोर वहां पे ये भी मचा लिया होता कि ये जो फ्लैट्स, ये एम्पायर बनाई हुई हैं आप लोगों ने, जरदारी साहब की जो 20 शुगर मिलें बन गई हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक जाली बैंक बना लिया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने जो 18 रुपए उनके अकाउंट में किसी ने डाल दिए, वो उनके मुलाजमों के अकाउंट में, और फिर उनको मुंतकिल हो गए हैं। और फिर मैं यहाँ पे तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के माइंडसेट के ऊपर कि वो इंडिया सेंट्रिक है। मैं कोई ज़ाती, मुझे दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए हैं माशाल्लाह, इस मुल्क के लिए बेहतर काम किए हैं, लेकिन सिर्फ सड़कें पुल बनाए जहाँ से कमीशन ज़्यादा मिलता है। कोई यहाँ पे तरक्की कर जाते तालीम की, वो तरक्की कर जाते सेहत की, कुछ और चीज़ों की। इंडिया सेंट्रिक अप्रोच आप सुनिए सबसे पहले कि हारून रशीद साहब इस बारे में क्या कहते हैं कि इंडिया को उन्होंने कितनी कंसेशन दी। सो मच सो वो कहते हैं कि ये जनरल बाजवा को भी मजबूर करते रहे कि इंडिया के बारे में नरम रवैया इख्तियार करें। अब भी कोई शक है आपको कि ये एक नेक्सस है और ये पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है। और आयशा गुलाली
जिनको पहले ये इस्तेमाल करते रहे, वो खुद ही इनके खिलाफ क्या कहती हैं कि मुझे ऑफर दी गई कि सेनेटर बन जाएं और फौज के खिलाफ बकवास करें। बाज आ जाएं इस काम से, हट जाएं इस काम से। आप फौज हर पाकिस्तान के साथ खड़ी, आप लोगों के साथ भी खड़ी है। इज्जत दें, इज्जत करवा लें। हम 60 लाख हैं रिटायर्ड लोग, नहीं वोट देंगे उन लोगों को जो गालियां देंगे हमें इतनी कुर्बानियों के बावजूद। मैंने यही बात 2-3 फोरम पे कही तो लोगों ने अपने सीने खोल कर, सर आप 60 लाख नहीं, आप 22 करोड़ हैं, हम सारे आपके साथ खड़े हुए हैं। लिख लें ये बात, इंशाअल्लाह ताला हम स्मोक आउट कर देंगे उन लोगों को जो इस मुल्क के खिलाफ और इस फौज के खिलाफ बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।